ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशन ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन की क्या लिमिटेशंस हैं? कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जॉब इवैल्यूएशन के। कभी कभी इनएक्यूरेट इवैल्यूएशन भी हो जाती है, मतलब जैसे हमको इवैल्यूएट करना चाहिए वैसे तो होता नहीं है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकल जाती है। इनएक्यूरेटली मैंने उसको मेजर कर लिया, गलत मेजर कर लिया, ये भी हो सकता है। मार्केट फोर्सेस भी तो गलत हो सकते हैं, मतलब सॉरी, मार्केट फोर्सेस की वजह से भी तो जॉब इवैल्यूएशन ऑपोजिट जा सकती है आपके। जैसे डिमांड एंड सप्लाई पे, अगर डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो गया तो ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले ह्यूमन रिसोर्स की बहुत डिमांड थी, अब नहीं है, अब नहीं है। अब देखो, जब को सबको जॉब से निकाला जा रहा है, कोरोना वायरस के टाइम पे आपने देखा देखा होगा, लॉकडाउन के टाइम पे देखा होगा, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू बिल्कुल कम हो गई, कम हो गई थी ना, वैल्यू कम हो गई थी। तो आप देखो कि जॉब से सबको निकाला जा रहा था, वैल्यू कम हो गई। अब धीरे धीरे फिर से वैल्यू अभी धीरे धीरे आएगी, वापस बढ़ेगी टाइम के हिसाब से, जब वापस जॉब शुरू होंगे ठीक से। समझ आ रहा है? तो मार्केट के फोर्सेस की वजह से भी जॉब इवैल्यूएशन कभी कभी मेजरमेंट रॉन्ग हो जाती है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, अब पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, अब कंप्यूटर्स आ गए, तो जितने लोग मुझे पहले चाहिए होते थे अब उतने नहीं चाहिए। द नंबर ऑफ men are required little, I mean in little less proportion as compared to earlier ones, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी ना, पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, अब कंप्यूटर्स ने मैन को रिप्लेस कर दिया। अब 4 लोगों की जगह पे एक ही बंदा चाहिए जो कंप्यूटर चलाएगा, सॉफ्टवेयर चलाएगा, दैट्स इट। बाकी पूरा काम सॉफ्टवेयर पे होगा, लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। डिससेटिस्फैक्शन, जॉब से कोई अगर डिससेटिस्फाइड हो जाता है तो भी तो ह्यूमन रिलेशंस खराब हो जाते हैं, और जॉब इवैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है ना। मतलब कंपनी में लोग छोड़ के चले जाते हैं कंपनी को, टू सर्च अनदर कंपनी विच इज मच बेटर देन द करंट वन। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बहुत, जॉब इवैल्यूएशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना पड़ता है जॉब इवैल्यूएट करने के लिए, और ज़रूरी नहीं है ना वो बिल्कुल करेक्ट ही जाए। इतनी सारी प्रॉब्लम्स ही तो हम पढ़ रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन की। फिनेंशियल बर्डन हो जाता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर, वेज स्ट्रक्चर डिसाइड करना है और एक्सपर्ट्स को पेमेंट करनी है, तो फिनेंशियल बर्डन तो बढ़ेगा ही ना कंपनी के ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, क्यों क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं? क्योंकि मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ट्रेड यूनियन बनाए जाते हैं, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में भी झगड़े हो सकते हैं, तभी तो स्ट्राइक्स होती है ना, तभी तो कंपनी बंद हो जाती है या एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से मैनेजमेंट मतलब कंपनी के बीच में और ट्रेड यूनियन मतलब लेबरर्स के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़े हो सकते हैं, डिफिकल्टीज आ सकती हैं दोनों के रिलेशंस में। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन की वजह से। तो जॉब इवैल्यूएशन में कुछ लिमिटेशंस हमने देखे। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। अब इसका प्रोसेस प्रोसेस हमेशा स्टेप वाइज चलाने का। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड while attempting to know about job evaluation. Gaining acceptance, सबसे पहले तो आप एक्सेप्टेंस ले लो, मतलब जॉब के बारे में जितनी जानकारी आपने ली है उसके एसेंशियल्स क्या हैं, मतलब उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो सारी जानकारी आप गेन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्टिंग जॉब्स टू बी इवैल्यूएटेड। अब कौन से जॉब को मुझे इवैल्यूएट करना है? अब तो ये मैंने पूरी कंपनी के बारे में जानकारी निकाल ली ना, अब आपको कौन से जॉब पे इवैल्यूएशन करनी है, एक पर्टिकुलर कौन सा जॉब है जिसके बारे में आपको कंपैरिजन करनी है। जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। एनालिसिस मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन निकालना पड़ेगा ना, उसमें अभी जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो सब वो वापस प्रोसेस में आएगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया जॉब इवैल्यूएशन करने के बाद होता है जॉब, सॉरी, जॉब एनालिसिस करने के बाद होता है जॉब इवैल्यूएशन। तो जब तक आपने जॉब एनालिसिस नहीं किया, जब तक तब आप जॉब इवैल्यूएट कैसे करोगे? मार्केट में उसकी वैल्यू निकालोगे कैसे? तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको वापस पुराने जितने जॉब इवैल्यूएशन के रिपोर्ट्स थी वो वापस निकालनी पड़ेगी ना। तो दैट इज थर्ड स्टेप। उसके बाद जॉब इवैल्यूएट होता है, देखो, जॉब एनालिसिस के बाद जॉब इवैल्यूएट होता है, समझ रहे हो प्रोसेस? तो जॉब इवैल्यूएशन में वापस वही जॉब की वैल्यू निकालना, असाइनिंग मनी वैल्यू। अब वैल्यू निकाल लिया,
अब जो प्रॉपर पर्सन है, जिसको राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपने सिलेक्ट कर लिया, उसकी वैल्यू, उसको वैल्यू को टर्म्स, कौन से टर्म्स में डिसाइड करते हो? मॉनिटरी टर्म्स में, कि ऐसे पर्सन को इतनी वैल्यू पे रखा जाएगा, 50,000 की सैलरी पे रखा जाएगा, 20,000 की सैलरी पे रखा जाएगा। तो मनी वैल्यू में डिसाइड करना है आपको, मॉनिटरी टर्म्स में डिसाइड करना है जॉब की वैल्यू को। फिफ्थ प्रोसेस, फिफ्थ स्टेप में। उसके बाद है सिक्स्थ स्टेप, पीरियोडिकल रिव्यू। मतलब एवरी टाइम, एवरी 1 ईयर, एवरी 2 ईयर्स में आपको इसको रिव्यू करते रहने का। मतलब जैसे अभी सैलरी इंक्रीमेंट करनी है तो कौन से बेसिस पे इंक्रीमेंट करनी है, एवरी 1 ईयर में रिव्यू करना पड़ेगा। क्या परफॉर्मेंस मैच हुआ लोगों का मेरे टारगेटेड परफॉर्मेंस के साथ? तो तब जाके हम समझेंगे ना कि कैसे एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट देना है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज पीरियोडिकल रिव्यू। तो 6 स्टेप्स हैं इसकी। पहला स्टेप गेनिंग एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट सिलेक्टिंग जॉब्स टू बी इवैल्यूएटेड, कौन से जॉब्स को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट तो बाद में करेंगे, पहले जॉब एनालिसिस तो कर लें। ठीक है, एनालिसिस कर लिया, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हु विल बी राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये सब जानकारी निकाल ली। उसके बाद आप जॉब की वैल्यू निकालोगे, मतलब जॉब इवैल्यूएशन। उस जॉब की वैल्यू निकाल के उसको मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट करोगे। मॉनिटरी टर्म्स में मतलब सैलरी कितनी देनी चाहिए हमको। अब उसके बाद लास्ट स्टेप होता है आपका पीरियोडिकल रिव्यू। पीरियोडिक रिव्यू मीन्स टाइम टू टाइम अपने प्रोसीजर को रिव्यू करो, चेक करो, या फिर चेंजेस की अगर नीड है तो चेंजेस करो। ठीक है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक रिव्यू, रिव्यू। फिर से उसको व्यू करो, फिर से उसमें अगर चेंजेस की नीड है तो चेंजेस लाओ, और अगर चेंजेस की नीड नहीं है तो चेक करो परफॉर्मेंस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आफ्टर एवरी 1 ईयर, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, ऐसा आपको टाइम फिक्स करके रिव्यू करते रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसेस। अब आपके चैप्टर का लास्ट पार्ट, आपके इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। देखो आज हमने मेथड्स ही किए थे ना स्टार्टिंग में, वो मेथड थे जॉब एनालिसिस के, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनायर मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, किए ना सारे मेथड्स। वो किसके मेथड्स थे? मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। आप किसके मेथड कर रहे हैं? जॉब इवैल्यूएशन। वेरी गुड, मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। 4 मेथड्स होते हैं इसके, दिख रहा है आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स। पहला जॉब, बहुत इजी है, बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, पर हम लोग कवर फटाफट कर लेंगे क्योंकि बहुत इजी है। देखो सबसे पहला है जॉब रैंकिंग मेथड। मतलब नाम से ही समझ में आता है जॉब की रैंक, रैंक को देखकर। जॉब क्लासिफिकेशन मेथड, जॉब की क्लासिफिकेशन मतलब सेग्रीगेशन, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं ना, क्लासिफाई कैसे किया है, मैनेजर्स, क्लरिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कि ये स्किल्ड लेबर है कि अनस्किल्ड लेबर है, क्वालिफाइड एम्प्लॉय है कि नॉन क्वालिफाइड एम्प्लॉय है, लेस क्वालिफाइड है। समझ में आ रहा है? मैनेजर की पोस्ट पे है कि एम्प्लॉय की पोस्ट पे है। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करना है मुझे लोगों को, लोगों की पोस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर्स को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कुछ फैक्टर्स लेते हैं जिनको कंपेयर करते हैं। जैसे जेंडर एक फैक्टर ले लिया, कंपैरिजन कर ली। जैसे मैंने एज फैक्टर ले लिया, कंपैरिजन कर ली कि किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। सीनियर सिटीजन जॉब पे बैठेगा, वो मुझे कम नंबर ऑफ आवर्स में ज़्यादा काम करके देगा, कि जो जो यंगर जनरेशन के लोग हैं वो मुझे कम समय में ज़्यादा काम करके देंगे। ये मैंने ऐसे कंपैरिजन किया एज फैक्टर में। तो मैंने कोई एक फैक्टर ले लिया, उसमें मैंने कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, अभी जैसे बोला जाता है ना, देखो जो जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बैठे बिठाए काम करना है और सैलरी खानी है। ठीक है तो जस्ट जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे दिल्ली में बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं। ठीक है, तो उनको मिलती भी है, प्रेफरेंस मिलता भी है उनको, क्योंकि वो सेंट्रल अपना, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, सो अपना सेंट्रल ऑफिस भी उधर ही है गवर्नमेंट का। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यस, वेरी गुड। वन मोर फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस आपको कितना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब वो मेथड को नाम क्यों ऐसा दिए, फैक्टर नाम क्यों दिए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बीच में हम कंपेरिजन करते हैं। एंड लास्ट इज पॉइंट मेथड। पॉइंट, कौन से पॉइंट पे वैल्यूएशन करना है, कौन सी ऐसी पॉइंट आएगी जब मुझे इवैल्यूएट करना है, कौन सा ऐसा बिहेवियर मैंने नोट किया जब मुझे इवैल्यूएट करना है।
Okay, so we will consider all these methods one by one. First is job. ये बहुत सिंपल मेथड होता है, सबसे कॉमन मेथड कंपेयर करने का. एक जॉब को दूसरे जॉब से कंपेयर करना है ना, रैंक देख लो. सबसे हाईएस्ट रैंक पे जो है उसकी इवैल्यूएशन मेजरमेंट सबसे हाईएस्ट होगी. ठीक है, मार्केट में उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि आप वो देखोगे ना, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है. ठीक है, रैंकिंग में देखना है आपको, रैंकिंग में कि रैंक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेंज में क्या कौन सा जॉब है. जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रैंक ज्यादा होगी सिंपल एक क्लर्क की वैल्यू से. क्लर्क की जो जॉब होगी उसकी वैल्यू से ज्यादा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वैल्यू जॉब का. सो उसका रैंक ज्यादा होगा ना मार्केट में, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी. बात समझ आ रही है? गवर्नमेंट की पोस्ट पे जो एम्प्लॉय है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनी के किसी एम्प्लॉय के सैलरी से, जॉब की पोस्ट से, है ना. तो रैंकिंग मेथड. सो इसके कुछ एडवांटेजेस भी दिए हैं. सिंपल मेथड है, इजी टू अंडरस्टैंड. रैंक देख लो, टाइम खत्म, मतलब कम टाइम में काम खत्म. लेस टाइम कंज्यूमिंग है. सस्ता भी, इकोनॉमिकल, मतलब ज्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता है. ये हम खुद ही कर सकते हैं, एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. लेस पेपर वर्क, कोई पेपर वर्क में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. और ये किसके लिए सूटेबल होता है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब आप डीमेरिट्स में लिख सकते हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर नहीं होता है मेथड. लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में लार्जर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं. लार्जर नंबर, द मोर डिपार्टमेंट्स, द मोर बिगर द ऑर्गेनाइजेशन, द मोर जॉब्स आर अवेलेबल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. हर तरीके का पोस्ट चाहिए ना बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में. तो जितने ज्यादा पोस्ट, जितने ज्यादा जॉब्स, उतनी ज्यादा रैंकिंग उनकी डिफिकल्ट होती है जानना. तो रैंकिंग मेथड है ना, लगभग छोटे जॉब्स जो होते हैं ना, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पर निकाल सकते हैं, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं. ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो. नेक्स्ट डिसएडवांटेज लिख सकते हो, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ बायस इन द रैंकिंग. बायस मतलब पार्शियलिटी. थर्ड वाले पॉइंट को देखो, बायस. बायस मीन्स पार्शियलिटी भी तो हो सकती है रैंकिंग मेथड में, क्योंकि हम किसी आउटसाइड एक्सपर्ट को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम खुद ही कर रहे हैं. तो हम खुद तो बायस भी हो सकते हैं ना अपनी कंपनी को लेके. रैंकिंग इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट. सब्जेक्टिव जजमेंट मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. मेरा नेचर आपके नेचर से अलग है. मेरा बात करने का तरीका आपके बात करने के तरीके से अलग है. सो सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब इट डिपेंड्स ऑन जॉब टू जॉब. और रैंक कर रहा है जो बंदा, उसकी थिंकिंग क्या है, उस पर भी तो डिपेंड करता है वो नैरो माइंडेड है कि ब्रॉड माइंडेड है. अच्छा सोचने वाला बंदा है, पॉजिटिव सोच रहा है कि नेगेटिव सोच रहा है जॉब के बारे में. तो जजमेंट जो होती है ना वो सब्जेक्टिव हो जाती है. सब्जेक्टिव मतलब आपके हिसाब से वो अलग चीज हो सकती है, मेरे हिसाब से वो एक एक कल्चर में आप हैंडशेक करते हो तो चलता है, लेकिन हिंदू रिलीजन में आप हैंडशेक करोगे तो लगेगा ऐसे कैसे हैंडशेक कर रहे हैं, हम तो नमस्ते करते हैं. सो गलत नहीं होता है पर अलग होता है. इट इज नॉट रॉन्ग बट इट इज डिफरेंट. सो जो जजमेंट बिठाई जाती है ना यहाँ पे रैंकिंग में, वो सब्जेक्टिव हो जाती है. आपके हिसाब से वो चीज राइट हो सकती है पर मेरे हिसाब से वो राइट नहीं हो सकती है, गलत हो सकती है. ठीक है, समझ में आया आपको? सो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव होता है ये. ओके, अब नेक्स्ट मेथड है हमारा, ये था हमारा जॉब रैंकिंग. अब हमारा नेक्स्ट मेथड है जॉब क्लासिफिकेशन. इसका दूसरा नाम होता है ग्रेडिंग सिस्टम. ग्रेड मतलब आप कौन सी ग्रेड पे हो. अपर ग्रेड में काम कर रहे हो कि लोअर ग्रेड में. आपका पोस्ट बढ़ रहा है कि मतलब आप अभी तक उसी पोस्ट पे हो, बोलते हैं ना ऐसे. तो मतलब मैं पहले अपॉइंट हुई थी एम्प्लॉय की पोस्ट, फिर मैं बन गई जनरल मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर डायरेक्टर. समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो मेरी पोस्ट भी बढ़ेगी ना. तो जॉब की क्लासिफिकेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग सिस्टम. ग्रेडिंग, वेरियस कैटेगरीज ऑफ ग्रेड्स आर अवेलेबल हियर. सी प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, क्लरिकल स्टाफ, skilled workers, semi skilled workers and unskilled workers. 7 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया ग्रेड्स को, और इस हिसाब से ग्रेडिंग की जाती है. मतलब प्रोफेशनल है तो ग्रेडिंग अलग होगी, मैनेजर्स है तो उनकी ग्रेडिंग अलग होती है, ऑफिसर्स है तो उनकी पेमेंट अलग होती है, और उनका वर्किंग आवर्स भी अलग होता है, वर्किंग कंडीशन अलग होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क अलग होता है. ठीक है, नेक्स्ट अभी इसमें ना कुछ मेरिट्स भी दिए हुए हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी दिए हुए हैं. एडवांटेजेस क्या है इसके? इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू यूज.
सिस्टमैटिकली चलता है स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर में चलाया जाता है ना। ग्रेडिंग तो स्ट्रक्चर ही होता है ना। ग्रेड मतलब क्या, एक पोस्ट के बाद दूसरा पोस्ट, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर में फॉलो किया जाता है। सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज में हम लोग की ज्यादा नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेड्स भी बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं। तो ये अप्लाई करना डिफिकल्ट होगा थोड़ा लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में। सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है, मतलब सैलरी डिसाइड करना बहुत सिंपल हो जाता है, जिस ग्रेड पे हो उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। ग्रोथ इन नंबर ऑफ जॉब्स, तो अगर ऐसा है, अगर आपके जॉब्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं तो इट कैन इजीली बी फिटेड इन द वेरियस ग्रेड्स, मतलब उनको ग्रेड में डालना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता लग जाएगा ना कौन सी जॉब के लिए कौन से पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो, मतलब क्लेरिकल स्टाफ को अपॉइंट कर रहे हो कि स्किल्ड वर्कर को अपॉइंट कर रहे हो कि अनस्किल्ड वर्कर को अपॉइंट कर रहे हो। तो आपने पहले से ही ना स्ट्रक्चर बना के रखा है, बस आपको देखना है कि ये पर्सन को इस ग्रेड में फिट करना है। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट मेथड इज फैक्टर कंपैरिजन। फैक्टर कंपैरिजन, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे मैं आप कंपेयर करती हूँ? देखो उसमें ना फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो, फैक्टर्स तो मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, बहुत सारे। वर्किंग कंडीशन एज अ फैक्टर, एक्सपीरियंस एज अ फैक्टर आपने मुझे बताया था, और स्किल फैक्टर, जेंडर फैक्टर, जो भी फैक्टर्स होते हैं वो हम फैक्टर को एक स्टेप में फॉलो करते हैं। ये जो फैक्टर कंपैरिजन मेथड है ना, उनके स्टेप्स दिए गए हैं। क्या स्टेप्स है? देखो, पहला पहला सिलेक्ट तो करो कौन सा फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप जॉब को इवैल्यूएट कर रहे हो, वो कौन सा फैक्टर है, पहले वो फैक्टर तो सिलेक्ट कर लो। अब फैक्टर को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फिजिकल रिक्वायरमेंट, मतलब हाथ से काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, दिमाग का काम है कि मतलब हाथों का काम है। मेंटल रिक्वायरमेंट, कितना आप कितना ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, कितनी आइडियाज वाला काम है, ऐसा है कि सिर्फ आइडियाज ही आइडियाज देनी है, ऐसा काम है कुछ। मेंटल रिक्वायरमेंट। स्किल रिक्वायरमेंट, कौन सा स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स चाहिए, मशीन स्किल्स चाहिए, फिजिकल मैनुअल स्किल्स चाहिए, कैसे स्किल्स चाहिए आपको। जॉब को इवैल्यूएट करने के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कौन से स्किल्स चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, वर्क किसी को मैनेज करना है, किसी को सुपरवाइज करना है, कि एक्चुअली कंप्यूटर पे काम करना है, किसी सॉफ्टवेयर पे काम करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जिसके बेसिस पे मैं जॉब को इवैल्यूएट करूँ। वर्किंग कंडीशंस क्या है, ठीक है, अच्छी है वर्किंग कंडीशंस, कैसी हैं, मशीन्स पे काम करना है, धुआं में काम करना है, केमिकल्स भरा हुआ, पूरा केमिकल से भरा हुआ प्लेस है, वहां पे काम करना है, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, उसके हिसाब से हम जॉब को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टर तो जान लो, पहले सिलेक्ट तो कर लो। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ की जॉब्स, कौन से जॉब्स है जिनके ऊपर मुझे ये फैक्टर्स को लगाना है, कौन सी टाइप ऑफ जॉब है जिनके ऊपर मुझे ये फैक्टर्स को अप्लाई करना है। सेकेंड मेथड और सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, रैंकिंग ऑफ की जॉब्स। सबसे पहले देख लो कौन सा जॉब ऊपर आता है, कौन सा जॉब सबसे नीचे आता है, रैंक कर लो जॉब्स को। थर्ड स्टेप, डिटरमाइन वेज रेट। अब आपने सबसे ऊपर वाला जो जॉब था उसको, सबसे टफ जॉब को आपने सबसे हाईएस्ट पेमेंट दे दिया, जो सबसे रैंक में ऊपर आता है, और जो सबसे रैंक में नीचे आता है उसको आपने वेजेस कम दे दिए। तो डिटरमाइन करो कितनी वेजेस, कौन से पोस्ट, कौन से जॉब की रैंक पे कितनी वेजेस आपको देनी चाहिए। अभी अपॉर्शनिंग द वेज रेट्स, मतलब वेज रेट्स को डिवाइड करो फैक्टर्स में, वेज रेट्स को डिवाइड करो, जो फैक्टर्स हमने डिसाइड किए थे फर्स्ट स्टेप में, उसमें वेज रेट को डिवाइड कर दो। कैसे उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना है, वो इस स्टेप में होता है, फिफ्थ स्टेप। और सिक्स्थ स्टेप में होता है कंपेयरिंग ऑल द जॉब्स विद की जॉब्स, मतलब अब बाकी की सारी जॉब्स जो थी उसको अपनी इंपॉर्टेंट जॉब्स के साथ कंपेयर करो। की मतलब इंपॉर्टेंट। आया समझ में? ऐसे आपको इवैल्यूएट करना होता है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड ऐसे यूज होता है, स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। मेरिट्स क्या है इसके, एनालिटिकल है, ये ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। एनालिटिकल मतलब सोच समझ के करना है, सिस्टमेटिक वे में। मोर रिलायबल होता है ये, हाँ ये इस पे हम डिपेंड कर सकते हैं। रैंकिंग मेथड पे इतना हम डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन इस पे हम डिपेंड कर सकते हैं। मनी के वैल्यू में इसको तोला जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। मनी वैल्यू में इसको मेजर किया जाता है,
जैसे फैक्टर आपने जान लिया, ये मेंटल रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज्यादा है, स्किल्स बहुत ज्यादा चाहिए इसमें। तो जिसमें स्किल्स ज्यादा चाहिए तो रैंकिंग भी ज्यादा, रैंकिंग ज्यादा तो उसको आपने वेज प्रपोर्शन भी ज्यादा दे दिया, है ना। तो वेजेस भी ज्यादा देनी पड़ेगी ना, सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि आप मेरे स्किल्स को ज्यादा यूज कर रहे हो, तो मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रैंकिंग। मतलब अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रैंक पे जितना बड़ा रैंक होगा, जितनी स्किल ज्यादा, रैंकिंग ज्यादा, रैंकिंग ज्यादा तो वेज पेमेंट भी ज्यादा। और इसके ड्रॉबैक्स क्या है? एम्प्लॉयज को ना ये मेथड समझ नहीं आता, जिसने बनाया है उसको समझ में आएगा, एम्प्लॉयज के लिए डिफिकल्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना पड़ता है ये मेथड बनाने के लिए, ये मेथड फॉलो करने के लिए। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू असाइन वेटेज टू ईच फैक्टर। अभी अभी मैंने फैक्टर्स तो डिसाइड कर लिए, जेंडर और एक्सपीरियंस और पकड़ लो एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन, तीन फैक्टर्स मैंने डिसाइड कर लिए। अब तीन फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है? अभी चेंजेस फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, किसी के लिए क्वालिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो किसी के लिए एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो किसी के लिए जेंडर इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं मुझे मेल ही चाहिए ये जॉब के लिए, है ना। तो वेटेज असाइन करना इजी नहीं होता है इसमें, किसको ज्यादा वेट दूं मैं, जो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, जेंडर फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि स्किल रिक्वायरमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि मतलब क्वालिफिकेशन के फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, वो डिफिकल्ट होता है इसमें वेटेज देना। लास्ट मेथड, लास्ट मेथड इज पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या होता है? देखो, दिस इज वाइडली यूज्ड मेथड, बहुत यूज होता है ये। अब इसमें ना पॉइंट मेथड में रेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, उसमें स्टेप्स होते हैं। देखो पहला स्टेप क्या होता है? पहले तो कंपेयर करो, डिफरेंट जॉब्स आर इवेल्युएटेड, आर कंपेयर टू आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर्स देखोगे इसमें, पर्सन की एजुकेशन, एक्सपीरियंस, उनका लर्निंग पीरियड मतलब ट्रेनिंग कितना टाइम लेगा वो, फिजिकल रिक्वायरमेंट कितना है, वर्किंग कंडीशन कितना है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है जॉब में। ये सारे कॉमन फैक्टर्स को एक साथ लोगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, डिफरेंट फैक्टर्स आर गिवन डिफरेंट वेटेजेस। अब अलग अलग, ये अलग अलग फैक्टर्स बताए ना मैंने आपको, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, एक्सपीरियंस कितना है, एजुकेशन कितना है, हर एक को ना आप वेटेज दोगे, वेटेज। इसका 20%, ये 30% दे दिया, ये 40% दे दिया, वेटेज देकर उसकी इंपॉर्टेंस बताओगे। ठीक है, वेटेज से पता चल गया इंपॉर्टेंस, और उसके बाद उसका पेमेंट डिसाइड करोगे। मतलब वेटेज के हिसाब से जिसका सबसे ज्यादा वेट होगा, पॉइंट पॉइंट में, पॉइंट्स में, मतलब इसको 1 पॉइंट दे दिया, इसका 2 पॉइंट दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, नीचे बना हुआ है देखो। 1 पे दे दिया वेरी लो, 2 पे दे दिया बिलो एवरेज, 3 पॉइंट पे मैंने बोल दिया नहीं आपका एजुकेशन एवरेज में, 4th पॉइंट में दे दिया हाँ आपका एजुकेशन अबव एवरेज है क्योंकि आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, 5th पॉइंट पे दे दिया आपने मास्टरी की हुई है, वेरी हाई। आप समझ रहे हो? विथ एग्जाम्पल Yes, पॉइंट्स दिए ma'am. जाते हैं। हाँ, पॉइंट मेथड में आपको सेकेंड स्टेप में आपको पॉइंट्स देने हैं, मतलब एक एक, समझो एजुकेशन है तो एजुकेशन में आपके 5 पॉइंट्स है, तो आप एक एक पर्सन को पॉइंट में डालोगे। फर्स्ट पॉइंट में डालोगे जिसने पढ़ाई नहीं की, 10th पास है। सेकंड पॉइंट में डालोगे बिलो एवरेज, मतलब 10th से थोड़ा ऊपर है, 12th पास है। थर्ड में थोड़ा आपने और ज्यादा पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएट एवरेज, आजकल ग्रेजुएट जो होते हैं वो एवरेज में होते हैं। फोर्थ मास्टरी की हुई है, वेरी गुड, 4th पॉइंट अबव एवरेज। फिफ्थ आपने पीएचडी भी की हुई है, आपने अलग अलग कोर्सेज भी किए हुए हैं, आपने सर्टिफिकेट कोर्सेज भी किए हुए हैं, अच्छा आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है मास्टरी के साथ साथ, तो वेरी हाई। समझ में आ रहा है? तो सेकंड स्टेप में हम इसको पॉइंट्स में असाइन करते हैं, रेटिंग देते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो वेटेड जो पॉइंट स्केल्स के हिसाब से हमने वेट्स दिए ना, उस हिसाब से आपको मॉनिटरी टर्म्स में वैल्यू किया जाता है, मतलब आपको इतना पेमेंट मिलेगा, ऐसे पेमेंट मिल दिया जाएगा आपको, क्योंकि आपका पॉइंट जितना हाई होगा उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू, जितना पॉइंट कम पे रुकोगे आप उतनी आपकी वैल्यू भी कम। ठीक है, फोर्थ स्टेप में देखो, फोर्थ स्टेप, इन दिस मैनर वेट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। अब आपको वेट्स दे दिए गए पॉइंट्स के फॉर्म में। अब फिफ्थ स्टेप में पॉइंट्स ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स आर देन एडेड टू गेट द फाइनल स्कोर। अब उसके बाद आपके ना सारे सारे पॉइंट्स जो भी आपको दिए गए थे, एजुकेशन में आपका पॉइंट था 3,
और क्वालिफिकेशन में, और स्किल्स में आपका पॉइंट था 5, ओके। और कौन सा फैक्टर होता है, एज फैक्टर में आपका पॉइंट था 4। तो सारी पॉइंट्स को ऐड किया जाएगा, फिफ्थ स्टेप में सारे पॉइंट्स को ऐड किया जाएगा फाइनल स्कोर चेक करने के लिए कि आपका फाइनल स्कोर क्या है। उस फाइनल स्कोर को फाइनली हम कन्वर्ट करते हैं मॉनेटरी वैल्यू में, मतलब आपको फाइनली आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा, आपकी वैल्यू निकाली जाएगी जॉब पे, आपकी मतलब आपके जॉब की। कभी भी किसी पर्सन की वैल्यू नहीं निकालते हैं, जो पर्सन जो जॉब करने वाला है ना उस जॉब की वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यू निकालना इज नोन एज जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, टू डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ, वर्थ मतलब वैल्यू, वैल्यू निकालना। सो दीज आर द 6 स्टेप्स ऑफ पॉइंट मेथड। अब इसके मेरिट्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब सारी चीजें आप एक साथ कवर कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव, सारी फैक्टर्स एक साथ ले सकते हो, स्किल फैक्टर्स, एजुकेशन फैक्टर, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस फैक्टर, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक साथ सारी चीजें आप एक साथ ले सकते हो एक ही में ही। एक्यूरेट मेथड होता है ये, एक्यूरेट होता है, हाँ बराबर होता है ये बिल्कुल। आपने 3 पॉइंट दिया है तो 3 पे ही होगा वो, मतलब इसमें बायसनेस नहीं हो सकती है। फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू सब फैक्टर्स, फैक्टर्स को भी तो आपने सब फैक्टर में डिवाइड कर दिया ना। लेस क्वालिफिकेशन में भी आपने बताया उसको, वेरी लो क्वालिफिकेशन, बिलो एवरेज क्वालिफिकेशन, एवरेज क्वालिफिकेशन, मतलब एक फैक्टर को आपने फिर से सब फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। और जो पॉइंट स्कोर के हिसाब से आपका आता है ना उसमें आप मॉनेटरी वैल्यू में आप उसको मेजर करते हो। तो ये भी तो एक आपका मेरिट है ना, पॉइंट पे हम लोग मेजर करते हैं मॉनेटरी वैल्यू में। ड्रॉबैक्स क्या है इसके, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है, एक्सपेंसिव भी है क्योंकि एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना पड़ता है, अपन नहीं समझ पाएंगे कौन सी पॉइंट पे क्या देना चाहिए, ये एक एक्सपर्ट को समझेगा। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन फैक्टर लेवल विद इन फैक्टर्स एंड असाइन पॉइंट वैल्यूज टू देम। कभी कभी है ना फैक्टर्स के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फीमेल एंड मेल है, तो फीमेल्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, लेस क्वालिफाइड, मोर क्वालिफाइड, ओके। हाउस वाइफ भी हैं, वो घर पे भी काम करने वाले हैं, या सिर्फ वो अपनी जॉब पे फोकस करने वाले। अच्छा, कुछ वुमेन ऐसे भी होती हैं, कुछ फीमेल्स ऐसे भी होती है जो साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हैं, कुछ नहीं भी कर रही हैं। तो फैक्टर्स के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनको पॉइंट्स देना डिफिकल्ट होता है, पॉइंट पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट्स देना डिफिकल्ट होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरेज वर्कर टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। एवरेज वर्कर को तो ये समझ ही नहीं आएगा, जिसको बेचारे को नॉलेज ही नहीं है, ये जिसको नॉलेज नहीं है उसको तो ये पॉइंट वैल्यू समझेगा ही नहीं। तो मतलब ये सबकी समझ में नहीं आता है, सिर्फ एक्सपर्ट्स को ही समझता है ये। इज इट क्लियर? अभी देखो, अगर मैंने एक्सपीरियंस का एक फैक्टर ले लिया तो फिफ्थ पॉइंट पे दे दिया नो एक्सपीरियंस, 10th पॉइंट पे दे दिया लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस, 15th पॉइंट पे दे दिया 1 to 3 years एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, पॉइंट भी बढ़ता जा रहे हैं। 20 पॉइंट पे दे दिया 3 to 5 years एक्सपीरियंस है अगर आपको, और अगर आपको मोर देन 5 years का एक्सपीरियंस है तो मैंने आपको पॉइंट दे दिया 25। समझा, ये पॉइंट मेथड होता है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ओके, सो ये तो बस मतलब चैप्टर हो गया। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, आपको चाहिए भी तो रीड कर लीजिएगा। बट कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी कितनी कॉम्पिटेंसी, आपका कितना वो बोलते हैं ना कैपेबिलिटीज हैं, उस हिसाब से जॉब को एनालाइज किया जाता है। आपके स्किल्स और ट्रेड, आपकी क्वालिटीज पे डिपेंड करता है ये, मतलब आप कितने कॉम्पिटेंट हो। हम इंग्लिश में नहीं कहते हाउ मच यू आर कॉम्पिटेंट टू डू दिस जॉब, मतलब आपकी कितनी कैपेबिलिटीज है, कितना स्किल, कितना नॉलेज है, उस बेसिस पे जॉब को एनालाइज किया जाता है, सिर्फ उस बेसिस पे। इसके लिए उस बेसिस का नाम दिया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस। तो ये तो बहुत सिंपल है, मतलब ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। देखो नीचे दिया भी है, कॉम्पिटेंट मे बी रिलेटेड टू ट्रेड, मतलब आपकी क्वालिटीज, मे बी मोटिव, आपका गोल क्या है, और स्किल्स मतलब आपके जो स्किल्स हैं उस पर आपको आप जॉब एनालिसिस किया जाता है उसके बेसिस पे। सेल्फ इमेज, आपकी आपकी सेल्फ इमेज क्या होनी चाहिए, आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, उसके बेसिस पे कॉम्पिटेंसी, आपकी वो कॉम्पिटेंट लेवल चेक की जाती है
जॉब एनालाइज किया जाता है, या सोशल रोल, आपका सोसाइटी में क्या रोल है, उस हिसाब से आपको जॉब एनालाइज, आपका जॉब एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो वी आर डन विद द सेकेंड चैप्टर ऑल्सो. So see, after reading, if you have any doubts, we can definitely meet for the doubt lecture. And from tomorrow, I will begin with another chapter. Is that okay? Shall we wind up now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. You give it a read, and then if you have any doubts, we will meet for the doubt lecture. Okay? I mean, we will discuss these doubts in next lectures. ठीक है, चलो wind up करें Okay, अभी. ma'am. Yes. Okay. Bye everybody. Take care. Bye, ma'am. Thank you. Yeah. Bye. Bye. Vikram.